हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री की बात कर ली थी, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बता दिया था। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में स्पेसिफिक एंगल्स की बात की थी। उसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ाई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ठीक है, जो अभी अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई करी है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, यूज़ कहाँ आता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होता है, अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो ये जहाँ तक है आर्किटेक्चर में ज़्यादा इसका यूज होता है। इसका ज़्यादा एप्लीकेशन कहाँ होता है? आर्किटेक्चर में होता है, बिल्डिंग बनाने और इन सब में। ओके, यहाँ पे इसका काम में इसको यूज़ लिया जाता है। फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं जब आप कोई लार्ज डिस्टेंस की कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तब इसका यूज आ जाता है कि कोई एक लेंथ दे रखी होती है, एक एंगल पे कोई किसी को देख रहा है या कोई साइट है, उसका मैं टेन एंगल थीटा देख रहे हैं, तब ऑब्जर्व करने के बाद डिस्टेंस कैलकुलेट करने को होता है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, आप इजीली उस डिस्टेंस का, उस लेंथ की ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ काम आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसलिए मैंने इसमें दो नाम लिख दिए हैं अपने, एक तो हाइट एंड डिस्टेंस, ओके, और ये होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की अपनी एप्लीकेशन होती है, जहाँ पे हम हाइट और डिस्टेंस की बात करते हैं विद एन एंगल थीटा। विदाउट एंगल तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता। और हमेशा जो इसकी फिगर होती है ना, ये कोइंसाइड करती है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल से। हमेशा एक हाइट होगा और एक लेंथ होता है, तो ये जो फिगर बनती है ये हमेशा क्या बनाती है, राइट एंगल ट्रायंगल की बनती है। इसी को हम लेके मेजर करते हैं कि क्या डिस्टेंस होगा और क्या हाइट होगी। तो इस चैप्टर में हम इस चीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे आपने अगर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपने इसी टाइप के देखे होंगे। अ पर्सन इज लुकिंग एट अ बिल्डिंग विद एन एंगल ऑफ इतना डिग्री एट एंगल थीटा। फिर ऐसा होता है कि पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ पेडेस्ट्रियन एंड लुकिंग डाउन, नीचे देख रहा है विद एन एंगल, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसी की बात करते हैं पूरा में। ओके, आगे बढ़े। हाँ, जैसे मैंने एक टर्म लिखा है यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बताऊं उससे पहले मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूं। एक तो हॉरिजन, दूसरा होता है लाइन ऑफ साइट। ओके, पहले हॉरिजन की बात करते हैं। हॉरिजन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, दिस इज यू स्टैंडिंग, जो अपनी ये अर्थ है, हॉरिजन अर्थ का ही होता है, उसी के रिस्पेक्ट में जब आप बात करते हैं अपनी, तो ये जो आप जो सामने इधर देख रहे हो, ये आप हॉरिजन के रिस्पेक्टिव में देख रहे हो, जबकि हॉरिजन लाइन है। अब इसके ऊपर देखोगे या इसके नीचे देखोगे, ओके, एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल फाई, यही तो कर सकते हो आप। एक तो आपकी आंख सीधी है, अब या तो आप ऊपर देख सकते हो या फिर नीचे देख सकते हो। तो जो आप सीधी लाइन में देख रहे हो ना, तो आप होराइजन के पैरेलल देख रहे हो, ये आपकी होराइजन होती है। जो बेस लाइन है ये इमेजिनरी है, ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, बट अगर आप अर्थ के परस्पेक्टिव से देखो, तो जब आप अर्थ के पैरेलली अपने आप को, आइस को बिल्कुल सीधी रखोगे ना, वो आपकी होती है होराइजन। और ये जो सीधी लाइन में आप देख रहे हो, इसी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये होराइजन के पर्सपेक्टिव में ही देखा जाता है, उसके कंपैरेटिव में ही देखा जाता है, ठीक है। ये होती है आपकी होराइजन और लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन में आप देख रहे हो, आपकी जो आंखें हैं जिस दिशा में देख रही हैं, जिस आप जहाँ से देख रहे हो ना, वहाँ से आप अगर सीधी लाइन एक ड्रॉ कर दो, तो वो होती है तुम्हारी क्या, लाइन ऑफ साइट। और एक होता है होराइजन, जब आप अर्थ के पर्सपेक्टिव में देखते हो तो उसको हम कहते हैं होराइजन। ओके,
होराइजन के अगर आप ऊपर देख रहे हो तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, वो ऊपर जाएगी। अगर आप होराइजन के नीचे देख रहे हो तो आपकी लाइन ऑफ साइट क्या आ जाएगी, नीचे जाएगी। ठीक है, इसी से हमारे दो टर्म निकलते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आप लाइन ऑफ साइट के ऊपर देख रहे हो तो उसको तो कह देते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आप लाइन ऑफ साइट के नीचे देख रहे हो तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई, होराइजन एंड लाइन ऑफ साइट। अब बताता हूँ मैं डायग्राम से कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये अपना क्या था, ये लाइन क्या थी, ये लाइन ऑफ साइट होता है। ओके, अब बात करते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन की। जस्ट अ सेकंड, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन समझा पाऊँ। ओके, अब बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया था, होराइजन क्या होता है, जब आप अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखते हो। ये अगर आपकी अर्थ लाइन है, या मैं इसको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, अगर ये अर्थ है तो जब आप अर्थ के साथ देख रहे हो तो वो तो आपका क्या होता है, होराइजन होता है। ओके, और ये आपकी क्या होती थी, दिस इज लाइन ऑफ साइट, कि आप सीधे देख रहे हो तभी आपकी लाइन ऑफ साइट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि आप सामने देख रहे हो। जब आप यहीं पे आता है एंगल ऑफ एलिवेशन कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो यहाँ पे आप पॉइंट पी पे खड़े हो, सामने देखोगे, तो जब आप सामने देखोगे तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी, यही तो होगी। अगर आई आपकी यहाँ पे है पॉइंट पी पे, तो आप इधर सामने देख रहे हो इस साइड में, तो ये आपकी क्या है, लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, एक एट अ हाइट क्यू, और मैं बोलूँ, जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और ऊपर मान लो यहाँ पे प्लेन जा रहा है, एक प्लेन क्यू जा रहा है। अब मैं बोलूँ कि ऊपर देखना है, तो आप क्या करोगे, अपनी आईज को क्या करोगे, ऊपर करोगे, अब इधर देखना शुरू कर दोगे। जब आपको अगर ऊपर आसमान में अगर मैं प्लेन बोलूँ कि यहाँ पे प्लेन क्यू उड़ रहा है, तो अब क्या करोगे, आप प्लेन तो देखोगे ना। अब आपकी लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ऊपर की तरफ एलिवेट होगी विद एंगल थीटा। तो जब आपकी लाइन ऑफ साइट होराइजन के ऊपर जाती है, ये तो अपनी होराइजन थी, अब आप इसके ऊपर देख रहे हो, तो जब आप होराइजन से ऊपर देखते हो, पॉजिटिव आता है जब, तो उसके हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जब आप ग्राउंड पे खड़े हो और ग्राउंड के होराइजन से ऊपर देख रहे हो, आसमान की तरफ देख रहे हो, तो वो आपकी क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाऊं, मान लो कि ये बिल्डिंग है पी क्यू, आप आर पे खड़े हो, पी पे कोई एक बंदा खड़ा है, या यहाँ पे कोई कोई बैठा हुआ है। मैं बोलूँ कि आपको बंदे को देखना है पी, जो यहाँ पे कहाँ पे पी पे बैठा है, तो आप कैसे देखोगे, इधर तो देखोगे, यहीं तो देखोगे, और ये क्या होगी आपकी लाइन ऑफ साइट होगी। या फिर ये जो बिल्डिंग क्यू, अपना जो बिल्डिंग क्यू पी है, उससे उसका डिस्टेंस होगा क्या, आपका आर क्यू। अगर आई के कॉन्सेप्ट में बताऊं तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट लाइन होगी। और जब कब इसके ऊपर देख रहे हो, आप इस यहाँ पर्सन पी को देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, होराइजन से ऊपर देख रहे हो, तो ये क्या होता है, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप यहाँ पे एंगल थीटा से पर्सन पी को देख रहे हो। ठीक है, तो एंगल थीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये समझ में आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। जस्ट इसके रिवर्स केस होता है। मान लो आप किसी हाइट पी पे खड़े हो, ओके, किसी हाइट पी पे खड़े हो, ये ग्राउंड हुआ है, यहाँ पे कोई पॉइंट है आर। अब मैं कहूँ, या मान लो यहाँ पे आप पी पे खड़े हो, आपका दोस्त नीचे आर पे खड़ा है, पॉइंट आर पे। अब मैं कहूँ आपको अपने फ्रेंड को देखना है,
तो आप कैसे देखोगे? अब आपके लिए जो होराइजन है ये सामने का है, दिस इज योर होराइजन, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। अब आप क्या करोगे? नीचे देखोगे। तो जब आप नीचे देखोगे तो दिस विल बी योर लाइन ऑफ साइट। अब ये जो एंगल थीटा बनेगा, ये जो एंगल थीटा बनेगा वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाम से पता चलता है, जब आप किसी एक हाइट पे खड़े हो और फिर नीचे देख रहे हो तो वो क्या हो जाता है? आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है। और अगर आप नीचे ग्राउंड पे खड़े हो और ऊपर देखते हो तो वो क्या हो जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। या आप यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हो अगर और ऊपर की तरफ देख रहे हो, कहाँ पे? पॉइंट पी पे। कहाँ से? पॉइंट आर से, जिसकी हाइट कितनी है? पी क्यू हाइट है। तो अब क्या कर रहे हो आप? ऊपर की साइड में देख रहे हो। तो ये जो एंगल होता है विद पॉजिटिव, कितना होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? अगर आप किसी हाइट पी पे खड़े हो और नीचे किसी ग्राउंड पे पॉइंट आर को देख रहे हो तो वो अब आप क्या करोगे? लाइन ऑफ साइट से जो आपके होराइजन है उससे नीचे देखोगे। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। समझ में आ गया ये बात? अब ये चैप्टर, इसमें बस यही कॉन्सेप्ट है, ये दो कॉन्सेप्ट आती है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इसके बाद जो ये पूरा चैप्टर है वो एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हो। ओके, तो अपन हम क्या करेंगे आगे, देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या बनते हैं, बेसिक्स। अभी अपन इस चैप्टर में, अभी इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे। फिर इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का होगा उसमें हम प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के लेंगे और बाकी हाई ऑर्डर क्वेश्चंस लेंगे। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं बेसिक क्वेश्चंस आते कैसे हैं, ताकि हम कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझें कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे लगाना होता है, डिप्रेशन कैसे लगाना होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि टावर इज 100√3 मीटर हाई, then find the angular elevation of its top from a point 100 meters away from its foot। सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक चीज होता है, आपको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना आना चाहिए। आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए कि हाउ इट विल बी ड्रॉ। ये जो कौन यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा एक स्टेटमेंट, आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल पे ड्रॉ कैसे करोगे, ये आपको आना चाहिए पहले तो। इसमें क्या कह रहा है? अ टावर इज 100√3 मीटर हाई। तो पहले तो एक टावर ले लो, मान लो मैंने ले लिया पी क्यू, या ए बी ले लेते हैं, बी ए ले लिया, बी ए, ये हमने एक टावर ले लिया। इसकी हाइट कितनी दे रखी थी? 100√3 मीटर। अब कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, मतलब बी का एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला है फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। अब ये फुट है, वहां से 100 मीटर अवे कोई एक पॉइंट होगा, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे। इस पॉइंट को मान लो मैंने सी ले लिया। कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सी पॉइंट से कोई बंदा ऊपर देख रहा है, सी पॉइंट से क्या कर रहा है? बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है। दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन विद एंगल थीटा। एंगल थीटा पे कोई पॉइंट सी से इस पॉइंट बी को देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जो एंगल बी सी ए है, जो एंगल बी सी ए होगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यही तो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब थीटा की वैल्यू बतानी है। अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, अब जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी ना, वही आपने एप्लीकेशन बेस्ड काम आती है, रेशियोज भी एंड अपना स्पेसिफिक एंगल भी। ओके, अपने पास परपेंडिकुलर दे रखा है पी, अपने पास क्या दे रखा है? बेस दे रखा है बी। तो आप एक ऐसी रेशियो के बारे में सोचो जिसमें परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है। एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि परपेंडिकुलर और बेस से मिलके बना हो, वो क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, अगर मैं वैल्यू डालूं तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, यही तो होगा। नाउ पुट द वैल्यू, टेन थीटा विल बी इक्वल टू, ए बी की वैल्यू कितनी है 100√3, ए सी की वैल्यू कितनी है 100, कैंसिल आउट हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है √3। अब बताओ टेन थीटा √3 कब होता है, आपने प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चंस की, कब होता है एट tan 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा विल बी 60 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन 60 डिग्री एलिवेशन से अगर किसी टावर को देख रहा है 100√3 मीटर पे, तो वो कितना डिस्टेंस पे खड़ा होगा 100 मीटर पे खड़ा होगा। इसमें एक और बात आती है, जैसे जैसे आप एंगल को, डिस्टेंस को बढ़ाओगे एंगल बदलता जाएगा। जैसे अगर इस एंगल पे खड़ा है कोई बंदा, ठीक है, और इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, अगर एंगल आपने और बढ़ा दिया, थीटा 1 कर दिया, अब एंगल कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी आपका एंगल और जो डिस्टेंस है, इसका आपस में रिलेशन होता है, ये हमेशा कन्वर्ट होती रहेंगी। अगर एंगल आप कम करोगे या बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से भी डिस्टेंस क्या होता है, कम या ज़्यादा होता रहता है। ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree and find the height of the tower। अब इसके जस्ट उल्टा केस है, अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसके जस्ट रिवर्स दे रखा है। हाँ, तो ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। मान लो एक टावर है पी क्यू, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया आर, तो ये ज्वाइन करेंगे इस 30 डिग्री, कितना डिग्री है 30 डिग्री, और का डेटा दे रखा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब फुट ऑफ द टावर ये जो क्यू पॉइंट है उससे कितना दूर है 30 मीटर है। तो कह रहा है टावर की क्या बतानी है, हाइट बतानी है। इसको एच हाइट ले लिया मैंने, ओके, समझ में आ गया। फिर वही बात आ गया, अपने पास परपेंडिकुलर निकालना है अपने को, बेस दे रखा है और एंगल दे रखा है, सेम कंडीशन ले लेंगे क्या, tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे एंगल दे रखा है अपने को, एंगल नहीं निकालना है, हाइट निकालनी है। एंगल तो अपने पास पहले कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर, यही तो होगा। अब पी क्यू कितना है एच है, क्यू आर कितना है 30 है, और आपको पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, वही तो होती है, और इज इक्वल टू h/30। देयरफॉर h विल बी इक्वल टू 30/√3 मीटर, यही तो होगा। अब इसको आप रेशनलाइज कर दो, 30 इंटू √3, √3 इंटू √3, देन इट विल बी 3, 30√3 अपॉन 3, कैंसिल आउट करो कितना आएगा 10√3 मीटर। तो आपकी हाइट कितनी आ गई 10√3 मीटर, समझ में आ गया। अभी इसके जस्ट पिछला जो क्वेश्चन किया हमने इसके जस्ट उल्टा था, वहाँ पे हमसे पूछा था एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, और यहाँ पे हमने क्या कर निकाला है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, हाइट निकाला है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। पहले इतना ड्रॉ करते हैं, हमेशा जो आपका डायग्राम होगा वो सही बना होना चाहिए, अगर आपने डायग्राम गलत बनाया तो क्वेश्चन गलत बन जाएगा। इसलिए हमेशा जो लैंग्वेज है उसको पढ़ो, फिर उसको आप ड्रॉ करो, देन उसको सॉल्व करो। तो उसको ड्रॉ करते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। तो ये अगर मैं मान लूँ आपका
ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये पॉइंट ले लिया मैंने बी। ये एक रोप है जो कि क्या है, टाइटली स्ट्रेच्ड है और ग्राउंड पे बंधा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, अब ये कोई एक पोल है क्या, ए सी, देन दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड द पॉइंट, यही तो होगा। क्या कह रहा था, रोप कितना लॉन्ग है, ए बी रोप है, कितना लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टू द ग्राउंड। अब अगला पढ़ते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इसकी हाइट अपने को बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये ग्राउंड बी सी है, इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। ये अपना बन गया डायग्राम। अब इसमें एप्लीकेशन लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। अब यहाँ पे बात करना है अपने को किसका, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूस का। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के साथ रिलेशन किसका बनता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन बनता है, साइन का, लगा दो साइन का। साइन 30 डिग्री विल बी ए सी अपॉन ए बी। नाउ पुट द वैल्यू, ए सी इज एच जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ए बी कितना है 20, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, इज इक्वल टू h/20। अब आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री की जो इंट्रोडक्शन था उसके बाद जो एंगल था वो सारा आपने पढ़ लिया है। नाउ आई विल एक्सपेक्ट यू टू लर्न दीज वैल्यूज़। अब आपको ये फिंगर पे याद होनी चाहिए, साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, टेन कितना होता है, कॉट कितना होता है। चलो कॉट तो छोड़ो एक बार, टेन को तो आप एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर लो। टेन तो, कॉट तो जस्ट रिवर्स होता है टेन के, अगर आपको टेन याद है तो आपको कॉट याद है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, h विल बी इक्वल टू 20/2, कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो पोल की हाइट कितनी है 10 मीटर है, वेरी इजी, समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आज आपको बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ तब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए रेशियोज लगाने का, एंगल ऑफ एलिवेशन देखने का, कैसे रेशियोज को लगाते हैं, कैसे वैल्यूज सॉल्व होती हैं, वैल्यूज कैसे पुट होती हैं, इतना आज अपन बात करेंगे। आपको बेसिक बता दिया था इसका कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। फिर अपन अभी क्या कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, जैसे अगर मैं बताऊँ तो ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, आई थिंक ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, हालांकि इससे हम अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, जो पहले के प्रीवियस ईयर हैं या हायर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। अभी जो अपनी क्लास है इसमें आपको मैं बेसिक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये कोई ब्रिज है अक्रॉस अ रिवर विच इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री with the river bank. This is the river bank AB. As shown in figure this. If the length of the bridge across the river is 150 meter, then what is the width of the river? बहुत बेसिक सा है। ये एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। ये एट एंगल 45 डिग्री है, क्या बना रहा है, एंगल ऑफ, ये बना रहा है किसके साथ, ये जो बैंक है और ये रिवर जो ब्रिज है वो बैंक के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये पूछ रहा है कि विड्थ, रिवर की विड्थ कितनी है अगर जो तुम्हारा ब्रिज है वो 150 मीटर दे रखा हो। समझ में आ रहा है। आपको निकालना क्या है, बीसी की वैल्यू निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी दे रखी है 150 दे रखी है, एंगल दे रखा है, साइन का फॉर्मूला लगेगा, कितना लगेगा, साइन 45 डिग्री का लगेगा। 45 डिग्री कैसे ले रहे हो आप, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप एंगल ऑफ कितना दे रखा है 45 डिग्री, किसके बीच में, हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में। अगर आपको आई साइड के बताऊं तो ये अपना एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है किस पॉइंट के लिए, पॉइंट सी के लिए, ठीक है। ओके, अब साइन 45 की वैल्यू पुट करो, कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, यही तो आएगा, ये अपना ए, ये सी, बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। मान लिया मैंने एच आया, तो एच ए सी कितना है 150, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2,
एज इम्प्लाइड दैट h विल बी इक्वल टू 150/√2. सॉल्व करें तो √2 150 √2 इंटू √2 कैंसल आउट होगा, कितना आ जाएगा 75√2 मीटर. मतलब ब्रिज जो रिवर की विड्थ है वो कितना है 75/√2 मीटर. दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर. समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ये क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा सा अलग है. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower. एक टावर है जिसके सामने एक ऑब्जर्वर खड़ा है. कितना मीटर का 1.5 मीटर का. The angle of elevation of the top of the tower from her eyes is 45 degree. अब यहाँ पे बंदा खड़ा है तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे. दिस विल बी द लाइन ऑफ साइट. मैं अगर नॉर्मली ऐड कर दूँ तो आप सामने अगर यहाँ पे खड़े हो आप तो सामने ऐसे ही तो देखोगे. तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री का है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर. आपको मान लो अगर नेम कर लें तो A B C D E ये है. ओके. अब ये जो ED है ना ये पर्सन की हाइट है, खुद की हाइट है. ED कितना है 1.5 मीटर है और इसके डिस्टेंस कितना है 28.5 मीटर है. ठीक है. आपको बताना क्या है AC बताना है. AC क्या है H है. ओके. अभी आपको समझ में आएगा AC क्या फाइंड आउट करेंगे अपन. ठीक है. AC क्या है अपना हाइट ऑफ टावर है. ओके. आप AC फाइंड आउट करो उससे पहले आपको AB की वैल्यू पता होना चाहिए क्योंकि BC की वैल्यू तो आपको पता है. BC किसके बराबर है ED के बराबर है इजिकल टू BC. क्यों ये सामने की आर्म्स हैं ये क्या होती हैं बराबर होंगी. आपको AB फाइंड आउट करना है. AB की मान लो मैंने वैल्यू ले ली y. BE की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी 28.5 मीटर. और यहाँ पे मैं लिख दूँ तो CD कितना है 28.5 विच इज इक्वल टू BE. बी की इक्वल ये भी तो होगा. अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है. एंगल दे रखा है बेस दे रखा है. सिंपल सी बात है 10 का कॉन्सेप्ट लगेगा. 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी AB अपॉन BE. यही तो होगी. नाउ पुट द वैल्यू 10 45 डिग्री 1 होता है इज इक्वल टू AB कितना है फाइंड आउट करना है अपने को y. BE कितना है 28.5 है. देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 28.5 मीटर. कहने का मतलब है कि AB की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 मीटर. ठीक है. अब देखो हाइट ऑफ टावर क्या होगा. हाइट ऑफ टावर कितना होगा AC होगा विच इज इक्वल टू AB प्लस BC. यही तो होगा. AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कितना है 28.5. BC की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है कितना ED के बराबर विच इज इक्वल टू 1.5. सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 30 मीटर. तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 30 मीटर. ये क्या आ गया अपना हाइट ऑफ द टावर. ये समझ में आ गया. यहाँ तक जो जितने मैंने क्वेश्चन कराए ये समझ में आए सारे. ओके. आज हमने करीब 5-6 क्वेश्चन करे हैं. बेसिक क्वेश्चन से ज़्यादा टफ नहीं थे. हालांकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं. ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है. हालांकि ये तो एनसीईआरटी में भी है आपके शायद. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और PYQ भी है. तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में. ठीक है. अब अपन नेक्स्ट क्लास में
और एडवांस क्वेश्चन करेंगे जिसमें लास्ट ईयर होंगे, अपने लास्ट के 3-4 साल के क्वेश्चंस करेंगे, प्लस हाई ऑर्डर क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम बात करेंगे स्काई बेस्ड क्वेश्चन होता है, रिफ्लेक्शन का होता है, एरोप्लेन होता है, मूविंग एरोप्लेन का स्पीड बताने का होता है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे, सीखेंगे इनको कैसा करा जाता है। अभी तक आपको जो मैंने समझाया है, पढ़ाया है, उसके बेसिस पे आप इसको प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करके देखना, खुद से सॉल्व करना। इसमें मेन होता है डायग्राम बनाने का। अगर आपने एक बार स्टेटमेंट समझ लिया, डायग्राम आपने बना लिया, बहुत ईजिली क्वेश्चन कर लोगे। मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को डायग्राम बनाने में, डायग्राम नहीं बनता, ये गलत बन जाता है। अगर ये गलत बनेगा तो आपका एंगल का कॉन्सेप्ट गलत लगेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट आप गलत लगा दोगे, उस वो लगाओगे तो आपकी डिस्टेंस की वैल्यू गलत कैलकुलेट हो जाएगी, तो इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। बाकी चैप्टर बहुत ईजी है और स्कोरिंग है, इससे 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। एक तो बड़ा क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर में, उसके अलावा छोटे क्वेश्चन में 1-2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी अपना जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम अपने बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तब तक इसको आप रिवाइज करो। ओके, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।